हेलो नमस्कार, जय हिंद। मेरे शेरनियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई MKF में। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि साथियों आज की वीडियो के सभी 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, और साथियों हो सके तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगा कि जितने भी सभी आपके साथी हैं या जो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो साथियों ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, साथियों सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, समय को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हो सके तो साथियों सभी प्रश्नों को नोट करिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृत, हिंदी, खड़ी हिंदी या फिर पाली। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली में। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश साथियों पाली भाषा में दिए थे। और महात्मा बुद्ध के बारे में जान लीजिए साथियों, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। साथियों महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यह प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। याद रखिएगा सभी फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जगाने वाले 4 दृश्यों में से निम्न में से कौन एक नहीं है। साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा एक दृश्य नहीं है जिसने महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जगा दिया था। तो साथियों वह है ऑप्शन नंबर डी, एक मंदबुद्धि व्यक्ति। साथियों इसके स्थान पर आएगा एक सन्यासी। साथियों वह सन्यासी था जो चौथा दृश्य इन्होंने देखा था। मृतक का शव, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और सन्यासी। साथियों इन चारों के दृश्यों को देखकर ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इसके बाद ही इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया, ताकि ये सत्य की खोज कर सके। चलिए याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सन्यासी बनने के बाद महात्मा बुद्ध ने वैशाली पहुंचकर अपना प्रथम गुरु किसको बनाया। साथियों देखिए, आप खुद नोट कीजिए प्रश्नों का लेवल क्या है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। याद रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलार कलाम को इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। और साथियों जहाँ तक रुद्रक, कौंडिल्य और महानामा इनकी बात है, तो साथियों ये सभी इनके शिष्य बने थे। इनके कुल शुरू में 5 शिष्य बने थे, 5 में से 3 कौंडिल्य, रुद्रक और महानामा है। और साथियों ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत ये कहा गया था। साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पवित्र सिख ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस भाषा में हुई है। पंजाबी, गुरुमुखी, हिंदी या फिर पंजाबी हिंदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी। साथियों गुरुमुखी लिपि में ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई थी, और इसकी शुरुआत दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने की थी। साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस भाषा में हुई और किसने की थी। तो साथियों उसकी शुरुआत की थी श्री गुरु अंगद देव जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों 5वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था। कालू मेहता, बंदा बहादुर, दलीप सिंह या फिर स्वर्ण सिंह। तो दोस्तों यदि आप इसका राइट आंसर बी मानकर चल रहे हैं, तो साथियों आप बिल्कुल 100% राइट हैं। बंदा बहादुर ने ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में सिखों का नेतृत्व किया था। और दोस्तों इसने खालसा के नाम से शासन किया और गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कालू मेहता की बात है, साथियों कालू मेहता जो पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, उनके पिताजी थे कालू मेहता जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार पूछा गया है। कालाष्टोक, शिशुनाग, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। बताइए दोस्तों। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही इतिहास में पितृहंता कहा जाता है, अर्थात पिता की हत्या करने वाला। और साथियों बिंबिसार थे अजातशत्रु के पापा जी अर्थात पिताजी। और जहाँ तक शिशुनाग और कालाशोक की बात है, तो साथियों ये दोनों शिशुनाग वंश के शासक हैं। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ये दोनों हर्यक वंश से संबंधित है, अजातशत्रु और बिंबिसार। और दोस्तों 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी हत्या ली थी, और 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था अजातशत्रु ने, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस जैनी गुरु से ग्रहण की थी। भद्रबाहु, विष्णुगुप्त, पुष्यभूति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। भद्रबाहु से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी।
और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने घनानंद को हराकर मगध पर अपना अधिकार कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों बौद्ध संगीतियाँ, और साथियों चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो साथियों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। साथियों तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। और साथियों चारों बौद्ध संगीतियों की मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। साथियों इसकी ट्रिक है कि राजा महाराजा आजा वैश्या शब का काल है, पटाऊ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। साथियों ये ऐसी ट्रिक है, ऐसा एक दोहा समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए। साथियों इसको याद कर लीजिए। और यदि इसकी फुल डिटेल आपको चाहिए तो साथियों जिसको इसकी फुल डिटेल चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं किसी वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछ ली जाती है। साथियों इस ट्रिक के बारे में मैं आपको जरूर बताऊँगा, यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। साथियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही चारों बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों मैं इसके बारे में और बता दूं थोड़ा सा। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी हुई थी 255 में ईसा पूर्व में, और साथियों फोर्थ हुई थी शताब्दी की प्रथम ईस्वी में। ये चारों फैक्ट याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की कामना करता हूँ। जोशीला क्वेश्चन आ गया साथियों, मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की कामना करता हूँ, यह किस क्रांतिकारी का अंतिम वचन था। साथियों अंतिम वचन याद रखिएगा। साथियों अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर रोशन सिंह। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों यह घटना है 9 अगस्त 1925 की। काकोरी कांड के नाम से एक घटना घटी थी जिसमें सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेन थी, और साथियों उसमें सरकारी खजाना भरा था, उसी को लूट लिया गया था। और इस घटना के मुख्य सूत्रधार थे राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों याद रखिएगा। और इसी के आरोप में दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार किया। और साथियों इन्हीं के साथ साथ राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह, इन सबको भी गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी गई थी। ये याद रखिएगा साथियों। और जब इनको फांसी की सज़ा दी गई तो साथियों राम प्रसाद बिस्मिल ने ही कहा था कि मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की कामना करता हूँ। तो साथियों याद रखिएगा। और जहाँ तक सचिंद्र सान्याल और सचिन सांद्र, इनको साथियों आजीवन कारावास, और मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सख्त कार्रवाई की सज़ा मिली थी। ये साथियों यहाँ कारावास कर लीजिए, इसको कारावास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, चोरी चौरा हत्याकांड या फिर काकोरी कांड। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरी चौरा हत्याकांड। दोस्तों चौरा चोरी हत्याकांड के बारे में जान लीजिए। 5 फरवरी 1922 को हिंसा पर उतारू भीड़ ने यूपी के गोरखपुर जिले के तहत एक स्थान है चौरी चौरा, साथियों वहाँ पर असहयोग आंदोलन को हिंसक आंदोलन बनाते हुए थाने में आग लगा दी थी, और जिसमें मेरे दोस्तों एक थानेदार सहित 21 सिपाही जिंदे जला दिए गए थे। साथियों इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर लिया था, अर्थात कह लीजिए कि वापस ले लिया था। और रोलेट एक्ट, साथियों जहाँ तक असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके तो विरोध में, और खिलाफत आंदोलन, साथियों खिलाफत आंदोलन जो कि तुर्की के समर्थन में भारत में चलाया जा रहा था, उसके समर्थन में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। याद रखिएगा साथियों, सभी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे से सातवें, अर्थात द्वितीय से सप्तम। जो साथियों दूसरे से सातवें ऋग्वेद के मंडल हैं साथियों, उनको वंश मंडल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि साथियों इनमें से प्रत्येक मंडल एक एक ऋषि के वंश से संबंधित है। वंश मंडल कह लीजिए या फिर गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और हमने आपको पहले बताया है एक वीडियो में कि इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,522 ऋचाएँ हैं, अर्थात मंत्र हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है। बताइए दोस्तों, खेती का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन या फिर शिलालेखों का अध्ययन। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेखों का अध्ययन। दोस्तों जो प्राचीन समय में शिलालेखों पर शासक अपने लेख लिखवाते थे या कुछ लिखवाते थे, तो दोस्तों उन लेखों का अध्ययन, जो उन शिलालेखों का अध्ययन होता है साथियों, वह एपिग्राफी के अंतर्गत ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित, विकासशील, अर्ध विकासशील या फिर पूर्ण विकसित।
तो मेरे प्यारे सभी साथी जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकासशील। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, जबकि यूएसए इत्यादि की देखी जाए तो साथियों उनकी जो अर्थव्यवस्था वह विकसित है, वे पूरे विकसित हैं। और साथियों, हम अभी विकसित होने की राह पर हैं, अर्थात कह लीजिए कि हम अभी विकासशील राष्ट्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? टोक्यो, जकार्ता, मनीला या फिर बीजिंग? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनीला। मनीला में ही एडीबी का हेडक्वार्टर है। और साथियों, इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को 31 सदस्यों के साथ हुई थी और अब एडीबी में 68 सदस्य हैं, और जिसमें 49 एशिया पैसिफिक के और 19 सदस्य बाहरी हैं। तो चलिए साथियों, सभी फैक्ट याद रखिएगा। टोक्यो जापान में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, और साथियों बीजिंग है कोरोना किंग जिनपिंग के देश चाइना में, ये चाइना की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1949, 1935, 1941 या फिर 1965? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों 1949 को। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, जबकि वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप कमेंट में बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भोपाल, मंडला, ग्वालियर या फिर उज्जैन? मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर यदि नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंडला में। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट ये नेशनल पार्क है, कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है। साथियों यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, और जबकि साथियों मध्य प्रदेश में ही बांधवगढ़, पन्ना, पैंस, सतपुड़ा, संजय इत्यादि ये भी सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन बंदरगाह है। और साथियों यदि मैप में इसका देखें तो साथियों ये है तमिलनाडु नीचे, साथियों यहाँ पर है तूतीकोरिन बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? माही, नर्मदा, ताप्ती या फिर रावी? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। साथियों कर्नाटक में ही कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध स्थित है। और साथियों इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि कृष्णा ने माटी खाई कंकड़ के साथ, अर्थात कृष्णा ने माटी खाई, कहने का मतलब है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। और साथियों कंकड़ से मतलब हो गया कर्नाटक, अर्थात कृष्णा ने माटी खाई कंकड़ के साथ। कर्नाटक में ही कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अंतिम प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? अनाईमुदी, डोडाबेटा, गुरु शिखर या फिर कार्डमम? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोडाबेटा। साथियों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेटा, जिसकी हाइट 2637 मीटर है। जबकि साथियों अनाईमुडी यह है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। और साथियों गुरु शिखर के बारे में आप जानते हैं, यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है। और कार्डमम भी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की ही एक पर्वत चोटी है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आज का प्रश्न है आपके लिए, आपको इसका सही आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। साथियों आपको बताना होगा कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे हो तो गुजरात में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? 4 बजे, प्रातः 8 बजे, प्रातः 7 बजे, प्रातः 5 बजे? साथियों अपना दिमाग दौड़ाइए और इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा साथियों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग इसको। तो साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और साथियों यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों में इसको शेयर भी कर दिए साथियों, सभी को फैला दीजिए वीडियो को। चलिए साथियों आज की वीडियो के लिए आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।